अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुज़ाकरात हो जाएँगे, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड था वो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हमें नज़र तो आया नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रिंस चार्ल्स का जो दौरा था अमेरिका का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसकी वजह से कहा जा रहा था कि शायद उसके दौरे से पहले 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 ये जंग की जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है ईरान के साथ, डोनाल्ड ट्रंप इसको एंड कर देंगे। लेकिन हमने देखा कि वो भी प्रिंस चार्ल्स वहां पर आए और बड़े खुशगवार मोमेंट्स भी उनके आपस में शेयर हुए। लेकिन जंग के हवाले से कोई भी ट्रीटी होता या मुज़ाकरात होते या जेडी वैंस का इस्लामाबाद आते हुए हमें कोई ऐसा मंजरनामा नजर नहीं आया। लेकिन अब ये खदशात का इजहार किया जा रहा है, शायद जंग की दूसरी लहर आ सकती है। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, सीज फायर करवा दिया, और सीज फायर में हमारे फील्ड मार्शल का बहुत अहम किरदार है, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत किरदार है। लेकिन अब दोबारा जंग शुरू होती है अगर, तो कसूरवार कौन होगा? क्या ट्रंप इंतजामिया होगी या ईरान होगी? ये दोनों एक टेबल पर बैठने के बावजूद किसी भी चार्टर पर नहीं इकट्ठे हो सके और आपस में शरायत एक दूसरे से नहीं मनवा सके। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और मेरे साथ आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट इस वजह से मौजूद है क्योंकि सिफारती सतह पर या जिस तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डिप्लोमेटिक मूव्स है, किस से पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, शायद इनसे ज्यादा बेहतर अंदाज में कोई नहीं हमें समझा सकता है। सो आवर स्पेशल गेस्ट खुर्शीद अहमद कसूरी साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू प्रोग्राम फेस टू फेस। और हमारे साथ शहजाद भट्ट साहब, हमारे परमानेंट पैनलिस्ट मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। कसूरी साहब, प्रोग्राम का आगाज विदाउट एनी फर्दर डिले हम आपसे ही करते हैं। जिस तरीके से मैंने इंट्रो में बात की थी कि पाकिस्तान ने तो एक टेबल मुहैया कर दी कि हम मुज़ाकरात के लिए आप दोनों को एक जगह दे रहे हैं, आप आए, बैठे, गुफ्तगू करें। अब उसके बाद रिजल्ट तो आगे नहीं निकलता है। मुमकिन जंग के जो खतरात हैं, आप तो बहुत डीपली इसको स्टडी कर चुके हैं और शायद बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं कि ये दोनों पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स किस तरीके से काम करती हैं। सो एक डिप्लोमेटिक मूव क्या ऑप्शन अभी बाकी बचा है जिसको यूज करते हुए अब इन दोनों को एक टेबल पर बिठाया जा सकता है, या फिर आगे सेकेंड लेयर ऑफ वॉर शुरू हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो तो ना सिर्फ उसने एफर्ट की बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज भी हुई कि पाकिस्तान ने एफर्ट की और एक नेक मकसद के लिए की, क्योंकि सारी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त दाव पे लगी हुई है। वहाँ से तेल बंद हो गया, वहाँ से गैस बंद हो गई, खादें आनी बंद हो गई। अगर सारी दुनिया का ट्रेड बंद हो गया है, इसके नतीजे में तो बहुत से नुकसानात हैं। लोग तो ख़तरा उनको है कि दोबारा इन्फ्लेशन ना हो जाए सारी दुनिया में। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो पूरी कोशिश की है, लेकिन इन दोनों में जो एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी हो रही है, बजाय ये कि जो नॉर्मल डिप्लोमेटिक तरीका हो वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो मेगाफोन डिप्लोमेसी कर रहे हैं रोज़ाना, वो कोई ना कोई बयान दाग देते हैं और फिर उसका मकसद ये होता है ताकि अपनी जो उनका बेस है, मेगा बेस जो है, उसको वो मुतासर करें आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। लेकिन उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इतना इस इलाके में अपना बनाया हुआ था और अमेरिका ने बनाया था कि उनका डिफेंस आर्किटेक्चर है उनको प्रोटेक्ट करेगा, और एडवाइस इस किस्म, इसका मतलब है कि ट्रम्प साहब को हर किस्म की एडवाइस मिल रही है। ये एडवाइस बहरहाल मिल रही है, और आज ही उन्होंने लिखा कि 14 दिन में यह मसला ख़त्म हो सकता है। मेरे हिसाब से यह मसला 14 दिन नहीं 14 साल में भी इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता कि आप जाएं और आप जाके कहे हम सिविलाइजेशन एंड कर देंगे, नहीं तो शाम तक तुम ये करो वो करो। अब दोनों के दरमियान एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नाइदर साइड कैन अफोर्ड ये जो ग्रैंड स्टैंडिंग हो रही है, जो पॉस्चरिंग हो रही है अनलिमिटेड पीरियड के लिए। देखें, अमेरिका में तो मसला और नौयत का है। वहाँ यह है कि जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है वो उनके आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं, उसमें पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि हार जाएंगे वो कांग्रेस में, हाउस में। अब लग रहा है कांग्रेस में भी इसमें सेनेट में भी ना हार जाएं। आसान जबान में मेरी आवाम को समझाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं कि इस मौके पर हमला हो रहा है, और अगर हमला हो रहा है तो ये मुख्तसर हमला है या पहले की तरह जरा तवील जंग आप एक बार दफा फिर देख रहे हैं? खुर्शीद कसूरी साहब। नहीं, मैं तवील जंग तो नहीं देख रहा। उसकी वजह है कि जिसने तवील जंग करनी हो वो अपने ट्रुप्स ग्राउंड पे भेजे।
किसी सूरत में मुझे अमेरिकन ट्रूप्स, हाँ ये 1000-1500 और बात है, लेकिन अगर आपने वाकई बदलना है, जैसे कह रहे थे हम रेजीम चेंज करना चाहते हो, तो बात की बात है होगी या नहीं, तो इनको भेजना पड़ेगा 3-4 लाख फौज। देयर इज नो वे। ईरान को छोटा सा मुल्क तो नहीं है ना, पाकिस्तान से बड़ा उसका इलाका है और उसकी आबादी भी जो को 90 मिलियन के करीब है, इट्स अ बिग कंट्री। उसमें आपको फौज भेजनी पड़ेगी और अमेरिकन पब्लिक बिल्कुल तैयार नहीं है बॉडी बैग्स के लिए। तो पहला तो जवाब ये है कि आई डू नॉट सी अ लॉन्ग वॉर, क्योंकि लॉन्ग वॉर के लिए आपको ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं। क्या तो अगर ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजने तो आप ये क्या कहा जा रहा है कि खर्ग आयरलैंड पे जाएंगे, लैंड करेंगे और उनकी जो ऑयल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो बंद करेंगे। भी आपको उसकी क्या ज़रूरत है? आपने तो वैसे ही वो वहाँ लगा, उसको आपने रोक दिया है, सारा कुछ अपना ब्लॉकेट कर दिया है। तो खर्ग आइलैंड पर आप आगे क्या करेंगे? तेल ही रोकना था ना, वो तो आपने रोक लिया है, बहुत हद तक रोक लिया है। तो इससे मसला नहीं हल होगा। मसला यह है कि दुनिया की मईशत लगी हुई है जिसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे भी होगा। महंगाई सिर्फ यहाँ नहीं होगी, अमेरिका में भी होगी और होनी शुरू हो गई है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट अमेरिकन पब्लिक पे पड़ेगा। वो ऐसी चीज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्यादा मुतासिर करेगी। डू यू थिंक सो कि ये फेलियर ऑफ जो टेबल टॉक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सब कुछ बहुत ज्यादा ओपन था ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप हर चीज बहुत ओपनली आके डिस्क्लोज कर रहे थे। अब दोनों तरफ सिचुएशन ये है कि वॉर खत्म भी होनी है और दोनों ने अपनी अपनी पब्लिक को ये सेटिस्फेक्शन देनी है कि वी आर द विनर्स। तो ये सेटिस्फेक्शन तो किसी सूरत हमें नजर नहीं आ रही जब तक सब कुछ ही ओपन है। देखिए, बात यह है कि जो मैंने आपको पहले कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो तरीका है ना डिप्लोमेसी का, ये हैरत अंगेज है और अमेरिका में पहले ऐसे नहीं आजमाया गया। अमेरिका में और बहुत से प्रेसिडेंट्स आए हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डेमोक्रेटिक पार्टी के। मैंने आपको कहा ये ईरान की लीडरशिप जो चाह रही थी सेटलमेंट, उनके लिए मुसीबत बन गई है जिस किस्म की बयानात दाग रहे हैं। और एक बड़ा सख्त रहबर का आया है, ईरान के रहबर का उनका बयान आया है कि उन लोगों की जो अपनी किश्तियाँ भेजेंगे उनका एक ही है कि वो सिंक कर दी जाए सारी की सारी। तो मैं पॉइंट ये कर रहा हूँ, तो अगर इस किस्म की पब्लिक डिप्लोमेसी है तो बहुत नुकसानदेह होगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये मसला अभी भी डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकता है और शायद हो रहा होगा एक हद तक। और फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन ने तो कहा है कि पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका वो मफादात हासिल कर नहीं सकता जो उनको, अगर कोई सेक्शन अमेरिका में कह रहा है, लेट्स से रिपब्लिकन राइट है, लेट्स से वो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट का है, अगर उनको कह भी रहा है तो जो दूसरे लोग हैं उनको जो एडवाइस कर रहे हैं, जो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन है, वो पब्लिक ओपिनियन वॉर के खिलाफ है। और जो सबसे बड़ा इजराइल को आपके नुकसान हुआ है कि इट यूज्ड टू काउंट ऑन अमेरिकन पब्लिक। अक्सरियत इस वॉर के खिलाफ है, अक्सरियत समझती है कि इजराइल की वजह से जंग हुई है, इट इज इजराइल्स वॉर नॉट अमेरिकाज वॉर। ये एक और फैक्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर आएगा जो कि वो बड़ी जंग से कोशिश करेंगे बचने की। इंतहाई काबिल एहतराम साहब, आप ग्राउंड की बात कर रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये हमें भी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ईरान के जो तेल के कुएं हैं, अगर उनको मुसलसल स्टोरेज ना मिली तो वो तो फट जाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। ये सारी जंग एसाब की जंग लग रही है, तो अमेरिका के भी अरबों डॉलर इसमें ज़ाया हो रहे हैं। किसके एसाब कब कमज़ोर होंगे और कौन पहले ब्रेक होगा? क्या आपका तजर्बा कहता है कसूरी साहब? देखिए, अब ये बात आ जाती है कैपेसिटी टू बेयर पेन। कैपेसिटी टू बेयर पेन तालिबान की ज़्यादा थी, अमेरिकनों की नहीं थी। कैपेसिटी टू बेयर पेन वियतनामीज की थी, अमेरिकन की नहीं थी। कैपेसिटी टू बेयर पेन ईरान की है, अमेरिका की नहीं। उसकी वजह है
अमेरिका ने इतने 47 ईयर्स से ईरान पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं, वो उनकी इकोनॉमी एक हद तक सेल्फ सस्टेनिंग हो गई है, सेल्फ सफिशिएंट है, उन पे इतना बुरा असर नहीं पड़ता जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मुसीबत पड़ गई है। तेल की कीमतें हैं तो कहीं तेल मिल ही नहीं रहा, बांग्लादेश तो मिल ही नहीं रहा, हमारे यहाँ तो कीमतें ही बढ़ी जा रही हैं। तो मेरा कहना यह था कि देखें जो कैपेसिटी टू बेयर पेन है, वहाँ की पब्लिक और वहाँ की गवर्नमेंट दोनों में कैपेसिटी टू बेयर पेन अमेरिका के मुताबिक ज़्यादा है। तालिबान कहा करते थे यू हैव द क्लॉक एंड वी हैव द टाइम, यानी ये तो अपनी घड़ी देख रहे होंगे अमेरिकन, फलाना इलेक्शन आ रहा है, फलानी चीज़ है, हमने करना है। उनके लिए टाइम ही टाइम है, जैसे तालिबान का। इनके लिए भी टाइम उतना ज़्यादा तो नहीं जो तालिबान के लिए था, इनको बहुत नुकसान हो रहा है ईरानियों को, लेकिन बाहर सूरत कैपेसिटी टू बेयर पेन इनकी ज़्यादा है। और अगर यही गेम में हुई कि कौन ज़्यादा लास्ट करता है इन अ कोल्ड वॉर, तो फिर ईरान के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि दुनिया का इतना प्रेशर पड़ेगा, एक तो इनकी जो मीटिंग होने वाली है 15 मई के करीब प्रेसिडेंट शी के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और दुनिया के मफाद में है कि उस पर कुछ हो जाए। उसकी वजह यह है कि आजकल को दुनिया की नज़रें सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग पे हैं, जो कि होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जो दुनिया की का मुस्तकबिल है वो ऐसे फैक्टर्स पे लगा है जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिस तेज़ी में दोनों मुल्कों में बढ़ रही है, अगर उसे कंट्रोल ना किया गया, उसके रूल्स ना बनाए गए, जैसे जब यूएसएसआर और अमेरिका जो था, इन्होंने न्यूक्लियर वेपन से दुनिया को बचाने के लिए बहुत सी ट्रीटीज़ की थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, सॉल्ट, स्टार्ट, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ हुई थी, जैसे रेंजेस भी कंट्रोल की गई थी, उनकी जो कैपेसिटी, जो वेपन्स की कैपेसिटी कंट्रोल की गई थी, नंबर्स कंट्रोल किए गए थे सारे के सारे, ताकि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया जा सके। वो भी चीज़ डिस्कस होनी थी। फिर ना वेपन्स की बात हो रही है, ना न्यूक्लियर वेपन्स की, ना इसकी बात हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो जाना चाहते हैं ईरान चाइना, वो बात उनसे इकोनॉमी में भी बात करना चाह रहे हैं और इन चीज़ों पे भी। और अगर ईरान का मसला हल ना किया जाने से पहले तो उनका एजेंडा ही दाव पे लग जाएगा। लोग तो बात कर रहे हैं ना जी मीटिंग होगी या नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ अगर हो भी गई तो सारा अटेंशन ईरान पे होगी और जो दूसरे मैटर्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है कसूरी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू प्रोग्राम फेस टू फेस। खुशामदीद कहते हैं आपको। खुर्शीद अहमद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत अहम पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर और फिर उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है पीस टॉक के बाद, अब दोबारा ये जंग दोबारा शुरू ना हो और सीज फायर कायम रहे। कसूरी साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, एक एवरेज जो क्वेश्चन है ना, जो हर पाकिस्तानी के माइंड में है, खुदा न खास्ता अगर ये जंग बढ़ती है जिस तरीके से आप हवाला भी दे रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट का, कि उसका एक ही नुकसान होगा कि ईरान जो है वो गल्फ पर अटैक कर देगा, लेकिन एक बार बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कर दे, 14 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो जाए। अगर ये सिचुएशन बनती है और वाकई ईरान गल्फ कंट्रीज पे जैसे पहले अटैक कर रहा था कर देता है, पाकिस्तान की सिचुएशन या पाकिस्तान का किरदार बहुत क्लियर इस हवाले से है कि हमारा सऊदीज के साथ डिफेंस पैक्ट है और यहाँ पर ईरानियन या फिर एक शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है जो कभी भी नहीं चाहेगी पाकिस्तान अटैक करे ईरान पर। लेकिन हम चूंकि डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब से कर चुके हैं, ऑन एवरी सिचुएशन हमें उनकी हिफाजत भी करनी है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत पैरेलल हैं। हमारी पॉलिसी फिर क्या होनी चाहिए? हम सऊदी अरब को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं और बजाय कि हम जो है वो ईरान के साथ वॉर की सिचुएशन में जाए? कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये हर किसी के माइंड में, हर दूसरा बंदा यही सोच रहा है कि सऊदी अरब पे अटैक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत ये मुश्किल वक्त है और इसी वजह से पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, गवर्नमेंट सब जो है एफर्ट कर रहे हैं कि इस मामले को कंट्रोल किया जाए। हमारा आज नहीं डिफेंस पैक्ट, अब तो ऑफिशियल हो गया है। हमारा को 30-40 साल से इस नौयत का है सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं।
ये भी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ना सऊदी अरब है ना ईरान है, ना हमारे मुल्क में शिया हो या सुन्नी हो, चाहे हमारी फ़ौज हो, हमारी बिजनेस हो, हमारा मीडिया हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, कोई नहीं देखता कौन शिया है सुन्नी है। हाँ, लोगों के अपने एतकादात ये हैं, इसलिए हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि शिया सुन्नी एलिमेंट की जो है पाकिस्तान की ग्राउंड पे वो चीज़ आ जाए, और इसीलिए हमारी फुल एफर्ट होगी। पहली तो हमारा नौयत जो है अलायंस का वो डिफेंसिव है कि अगर सऊदी अरब पे कोई अटैक करेगा तो हम उसका दिफा करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर अमेरिका ये जुर्रत नहीं कर रहा कि अपने फ़ौजी भेज दे ईरान में, और उसको पता है कि वो कचूमर उनका निकाला जाएगा, और वो अगर सुपर पावर नहीं भेज रही तो क्या सऊदी अरब ये कोशिश करेगा कि अपने फ़ौजी वहाँ भेज दे? पॉइंट है ग्राउंड पे मुझे नहीं लग रहा कि ना सऊदी भेज, और सऊदी और इनकी ईरान के तो ताल्लुकात पिछले दिनों में बहुत बेहतर हो गए थे, और चाइना ने एक अच्छा रोल अदा किया, और पाकिस्तान वो रोल अब अदा कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में बातचीत भी की है। तो जो ख़तरा अगर जिसका आपकी बातों से लग रहा है कि क्या सऊदी अरेबिया अपनी फ़ौज भेज देगा ईरान पे, या गल्फ़ के कोऑपरेशन काउंसिल का कोई मेंबर अपनी फ़ौज भेजेगा, नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा कि ये अपने फ़ौजी वहाँ भेजेंगे। ख़तरा तो यही है कि जो एरियल चीज़ हो रही है वो तबाही, अगर ईरान जो है अभी तक बड़ा मैच्योरिटी दिखाई है सऊदी अरब ने और बहुत से और मुल्कों ने, उन पर हमले उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो गेम समझ रहे थे। देखें, कोशिश तो इजराइल की ये है कि ये आपस में ही लड़ मर जाएं, और वो बाहर बैठा रहे, लड़वाता रहे, और इनके झगड़े आपस में हो जाएं। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि हमारा अलायंस कसूरी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यहाँ तक हम आपसे एग्री हैं। एक आम पाकिस्तानी जो है वो ये जानना चाहता है कि हमारी खारजा पॉलिसी से अवाम को क्या फ़ायदा, कब मिलेगा? महंगाई, वीज़े, तिजारत, रोज़गार, पेट्रोल, अवाम तो मर गई है कसूरी साहब, इस से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारे यूएई में लाखों अफराद जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो अवाम आपसे ये जानना चाहती है, हमें आसान ज़बान में बताएं कि आने वाले, आज साफ ही बता दीजिएगा कसूरी साहब के आने वाले चंद साल जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे, सुनहरी मौका है, या फिर ये इंतहाई ख़तरनाक है जो आने वाले चंद माह है और चंद साल है? कसूरी साहब देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जो 2025 में सिंदूर जो हिंदुस्तान ने छेड़ी थी, जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की थी, उसको हमें कहना चाहिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी वजह से हैरत अंगेज़ तौर पर जियोपॉलिटिकल सूरत हाल तब्दील हुई है पाकिस्तान के हक़ में। एक हमें मौका मिला है, लेकिन मौके का ये मतलब नहीं है कि आप कोई रिफॉर्म्स ना करें, आप घड़ी घड़ी IMF के पास चले जाएं, आप घड़ी घड़ी लोगों से पैसे मांगें, कर्ज़े अदा करें, और जब आप कर्ज़े अदा करते हैं तो कर्ज़े देने वाला की कंडीशंस भी साथ आती हैं। पाकिस्तान में कैपेसिटी है टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस, लेकिन वो रुक इसलिए जाती है कि हमने किसी ना किसी के हम कर्जदार होते हैं। जब तक हम बेसिक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे जो कि ज़रूरी है और दूसरे मुल्कों ने कर लिए हैं, और वो जो मुल्क हैं उनकी रिसोर्सेज हमसे कम थी वो कर ले हैं और आगे निकल गए हैं, ये तो हमें वो करना पड़ेगा। इसका फॉरेन पॉलिसीज एक हद तक रिलेशनशिप है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये हमारा घर का मामला है कि हमें घर में ऐसे इस्लाहात करने हैं जिसमें ये चीज़ मुमकिन हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी का तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जो बट साहब जिस तरफ रेफर कर रहे थे ना, मैं सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट वो जो हम सब पूछना चाह रहे हैं बेसिकली, एंड आई थिंक आपकी ओपिनियन सबसे एक्सपर्ट इस वजह से इस पर होगी कि आप ये डिप्लोमेसी और ये फॉरेन पॉलिसीज और इन चीज़ों को बड़ा डीपली काम भी कर चुके हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पब्लिक
तभी होगा जब एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो क्रिएट हुई है कि गल्फ से लोग पैसा निकाल रहे हैं एंड पाकिस्तान कैन प्रोवाइड दैट नेशनल सिक्योरिटी, और उसमें हम एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। सो हमारा रोल ऐसा क्या हो, या हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरीके से अट्रैक्ट करें कि वो सारा पैसा गल्फ से निकाल के वापस ले लाना भी जा रहे हैं तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम उनके लिए क्या, क्योंकि उसी से हमें हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी और पब्लिक इफेक्ट उसी तरीके से अच्छा पॉजिटिव होगा। जी हाँ, मैंने यही कहा था, वो तभी मुमकिन होगा जब आप रिफॉर्म्स करेंगे, और इनको सब पता है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स फेल इसलिए करती हैं कि वो ये समझती हैं हम तो 2-3 साल पूरे करें, किसी ना किसी फिर आगे आने वाला करेगा। यही हमारे सिस्टम में कमज़ोरी है कि एक गवर्नमेंट कुछ करती है, वो दूसरी आके उसको रिवर्स कर देती है। जहां आपकी 2 एरियाज, 2 इंस्टीट्यूशंस बची हैं, एक पाकिस्तान आर्मी, एक फॉरेन ऑफिस। कि फॉरेन ऑफिस में तो पॉलिटिशियंस आके सोचते हैं यहाँ तो पैसे वैसे को बनने नहीं है, वो उनको लिखने पढ़ने का और एनालिसिस करना होता है। पाकिस्तान आर्मी ने ज़बरदस्त ये फैसला कर लिया कि नहीं इंटरवेंशन होने देगी, ना प्रमोशन में ना डिसिप्लिन में। बाकी इदारे हमने खुद तबाह किए हैं, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या उनको बजाय मुल्क का मुलाजिम उनको ज़ाती मुलाजिम बनाया हुकूमतों ने आके। तो आप मुझसे वो बातें कहलवा रही हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको इंटरनल रिफॉर्म की बात की है, उम्मीद ये है कि जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है, अब ज़्यादा मीडिया का, लिखने वालों का, एनालिस्ट करने वालों का इसी तरफ तवज्जो होगी कि भाई आप इंटरनल रिफॉर्म करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं छोटे, वो उनकी को तालीम, उनकी को हेल्थ के बारे में कोई बात हो सके। हमने अभी तक ऐसे काम किए नहीं हैं। फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस के ऊपर आप इंटरनल रिफॉर्म किए बगैर तरक्की नहीं करते। बरतानिया के एक मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टन, 4 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं बरतानिया के। उनसे किसी ने पूछा था खारजा पॉलिसी में कामयाबी का राज, उन्होंने कहा घर में कामयाबी। तो पहले घर में कामयाबी के लिए आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। सारी गुफ्तगू को समराइज कर दिया है और आपसे हम समझ सके हैं कि किस तरीके से एक पाकिस्तानी डिप्लोमेसी या फिर इकोनॉमिक पे किस तरीके से जो हम रिफॉर्म्स करके मजीद एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और इकोनॉमी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, जब 400 लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा तो एक बंदा जो कि रोजाना की बुनियाद पे 1000 रुपये कमाता है तो वो उसमें क्या बचाएगा और क्या खाएगा और फिर किस तरीके से फ्यूल जो है वो डलवाएगा। चाहे आप लॉकडाउन कर लें, चाहे आप स्मार्ट लॉकडाउन कर लें, चाहे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आपके फैसिलिटेशन कार्ड्स जो मुख्तलिफ हुकूमतें इंट्रोड्यूस करवाती रहती हैं, लेकिन इकोनॉमी सिचुएशन जो हमारी इस टाइम बनी हुई है, महंगाई से हम बुरी तरह दो चार हैं। अब क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। खाकान साहब, मैंने बोला कि हमारे इकोनॉमी सिचुएशन सबके सामने है, हमें पता है, हम चाहे मीडिएटर बनकर आ रहे हैं, चाहे हमारी डिप्लोमेसी की बड़ी धूम है, लेकिन हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जहाज भी आबनाए हुर्मत से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद पेट्रोल इतना महंगा। और जब पेट्रोल महंगा होता है ना, खाने की सब्जियां हो, आपके पहनने ओढ़ने की कोई भी चीज हो, उसका इम्पैक्ट उस पर आता है। हमारे जहाज भी गुजर रहे हैं और हमारे पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। ये आप तो एक्सपर्ट है इकोनॉमी को, हमें समझा दें कोई सिंपल लॉजिक में कि ये किस तरीके से दोनों चीजें बैलेंस आउट की जा रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी और दुनिया भर की इकोनॉमी एक 1973 के बाद सबसे बड़े ऑयल शॉक, जिसमें प्राइस की भी डिसरप्शन है, सप्लाई की भी डिसरप्शन है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है, स्पॉट मार्केट भी बहुत बड़ी हुई है। जब ये सब कुछ नहीं था तो तेल की कीमत $65 थी, आज तेल की कीमत $110 है। इसको आसान लफ्ज़ों में तो इस तरह समझिए, जहाज़ अगर हमें मिल भी रहा है तेल तो वो $110 पे मिल रहा है, पहले $65 पे मिल रहा था। सो इट्स नियरली डबल। पाकिस्तान में उसके ऊपर चूँकि एक वादा वहीद किया हुआ है IMF के साथ कि हम
पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट करेंगे तो 103 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम लेवी है जो हम पेट्रोल पे, और तकरीबन 28 रुपए अब डीजल पे कलेक्ट कर रहे हैं। इस पे ज़रूर बहस हो सकती है कि इस पे बातचीत करके IMF से कोई रियायत ले लें, और ले भी लेनी चाहिए। इस वक्त हालात जिस तरह के हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर थोड़ा सा टैक्सेस को घटा दें इस चीज़ पर। इसके अलावा भी एक 24 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी है, 2.5 रुपए कार्बन लेवी है पेट्रोल पे, आई थिंक 33 रुपए डीजल पे है। इन चीज़ों को ज़रूर मैनेज कर लेना चाहिए, ये क्लियर हो गई। सो एक इंटरनेशनल प्राइस है, उसकी कोई हमारे पास तदारुक नहीं है। इन द शॉर्ट रन इस प्राइस को थोड़ा सा ये ज़रूर हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इससे 150 अरब प्लस के करीब एक टैक्स मंथली बन रहा है, उससे ज़रूर हम IMF के साथ बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें जब तक हम बड़े स्ट्रिक्ट डिमांड कंट्रोलिंग मेजर्स नहीं लेंगे, मुल्क में एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स नहीं लेंगे, तो हम किसी सूरत भी इसमें से उस तकलीफ तो होनी है, उस तकलीफ को मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, इस वक्त जो 11% इन्फ्लेशन का नंबर आया है अप्रैल का, ये डिस्कम्फर्टिंग है लोगों के लिए। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और तरीका कोई नहीं है। लॉन्ग रन में हमें ये सीखना है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, कैरिंग फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट ऑन जो हाईवेज पे करते रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। उसको कैरी करना था हमने रेल एंड रोड की बजाय रेल पे। सो जो डीपर मेजर्स हैं उसकी तरफ मुल्क को जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। क्योंकि नजीब साहब ने हमें ना वो जो एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, फिर उसमें फ्रेट है, पेट्रोलियम लेवी है, हमें वो टर्म्स में सारी बात की है। लेमैन लैंग्वेज में मुझे आपसे ही सवाल, क्योंकि आप चूंकि वो एक पब्लिक ओपिनियन डायरेक्टर आपके पास आता है, पूरा ब्यूरो को आप संभाल के बैठे होते हैं, रिपोर्टर्स आपको अप टू डेट हर चीज बता रहे होते हैं, क्या रिएक्शन है जब उनको पता चलता है कि 11 करोड़ लीटर जहाज गुजर गया है हमारा, जहां अमेरिकन ब्लॉकेड है, जहां अपने हुर्मत से कोई जहाज नहीं गुजर पा रहा, लेकिन आवाम तक जब आता है तो उसमें 400 लीटर पेट्रोल डलता है। अब ये किस तरीके से 400 लीटर में मैनेज करेंगे? फिजा, आपके सवाल का जवाब देता हूं, और यही सवाल मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूंगा, लेकिन आपको मैं 2 लाइनों में पहले ये बता दूं कि जब जहाज गुजरता है इतना पेट्रोल लेकर, तो हमारी छाती फख्र से हम खुश हो जाते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा जहाज आपनाए हरमस में हमारा पाकिस्तानी झंडा जो है वो लहरा रहा है और गुजर रहा है। लेकिन जो आपकी बात है ना आसान ज़बान में, जो हमें ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी आवाम हो या मेरे घर वाले हो, अब तो तसल्लियाँ दे दे के थक गए हैं। अब तो हमें पता चल गया है कि हमारी जो मैशियत वो बेहतर हो रही है, मैं रोज़ाना कहता हूँ, लेकिन जेब में टका नहीं है, जेबें खाली हैं, आम आदमी की जेब खाली है। भाई बेहतरी हो रही है तो बाजार में नजर आए ना, बेहतरी हो रही है तो बिजली के बिल में नजर आए, बेहतरी हो रही है तो रोजगार में नजर आए। तनख्वाहदार तबका और मिडिल क्लास जो तबका है वो सबसे ज्यादा परेशान फिर क्यों है अगर बेहतरी हो रही है? हाँ, हो रही है, नजर आ रही है। फिर आवाम को कह रहा हूं कि तसल्ली रखे, लेकिन असल बात डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर साहब 1500 रुपये दिहाड़ी है, 400 रुपये का पेट्रोल है। हाउ इट पॉसिबल? वो क्या, जो पाकिस्तान में बंदे बस रहे हैं, जो 45,000 50,000 तनख्वाह ले रहा है, वो एक मोअज़्ज़ज़ शहरी है। अब उसकी तनख्वाह 1500 रुपये रोजाना है, 400 रुपये मोटरसाइकिल पे है। आप मुझे सादा अल्फाज में बताएं कि आवाम को कब तक ये रिलीफ महसूस होगा, जो मैं भी आवाम को कह रहा हूं कि तसल्ली रखे, कब तक डॉक्टर साहब प्लीज? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल की हद तक या केरोसिन की हद तक ये इंटायरली डिपेंडेंट है कि इस वॉर की ड्यूरेशन क्या होती है। अगर तो हम 2 से 4 हफ्ते में लेट्स होप कि ये जो इस वक्त सिचुएशन है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक स्टेलमेट है, उसमें से निकल जाते हैं, बाकी मसाइल हल हो जाते हैं, तो जो स्पाइक है $110-15 की वो नीचे आ जाएगी, हम कहीं $80-85 बैरल पे आ जाएंगे, तो ये जो 400 का फिगर है ये भी ड्रॉप करना शुरू कर देगा। अगर ये वॉर जो है तूल पकड़ती है और इसी तरह हम अगले 2-3 महीने गुजार देते हैं, देन अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ अ वेरी डिसकम्फर्टिंग सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आप सही कह रहे हैं, एंड फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज। सो द बेस्ट होप इज कि कोई तस्फिया, कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, जिसके लिए पाकिस्तान ने नियर सेकेंड राउंड हो जाता इस्लामाबाद में, तो वी वुड हैव मूव्ड अहेड। सो लेट्स ऑल होप एंड प्रे कि जो लोग करवाने वाले हैं, जो बीच में पड़े हुए हैं, और बेटर सेंस वुड प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज तकलीफ तो सबको हो रही है। जो ऑयल, बिल्कुल ठीक है,
लेकिन ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई है ना, उसमें जंग हो सकता है सेकंड राउंड में चले जाए, हो सकता है दोबारा मीडिएशन में चले जाए। जैसे आपने बोला कि आईएमएफ से बात की जा सकती है, और आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से आईएमएफ के माइंडसेट को समझते हैं। आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो आईएमएफ कोई पेट्रोलियम लेवी में कुछ इस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? एंड प्लस अभी लॉकडाउन लगा दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं। गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसेज के भी आवर्स कम कर दिए हैं, और इसके अलावा गाड़ियों के लिए कह रहे थे कि हम जो है वो कम से कम जो फ्री का फ्यूल और वो सब देते थे, अब वैसा नहीं होगा। इसके अलावा और क्या रिफॉर्म्स की जा सकती हैं? लोगों के लिए, ये मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि लोगों के लिए इस वक्त अपनी आदत बदलने से बहुत बेहतरी होगी, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो तो कर रही है, और कुछ आपको पता है सपोर्ट भी दे रही है मोटर बाइक्स वालों को, अदरवाइज ऑल्सो ये तो सब काम करने चाहिए। इनकम सपोर्ट में भी जो लोग हैं उनको भी मेरे ख्याल में क्वार्टरली एक पेमेंट कर देनी चाहिए, सो दैट ये सपोर्ट रहे। बट लोगों को खुद अपना तर्ज अमल, जिसका मतलब है अपनी मोबिलिटी मैनेजमेंट को तब्दील करें। अगर 2 दफ़ा बाहर जाते थे, अब 1 दफ़ा जाएं, वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें, कार पूलिंग करें। इससे बढ़ के कोशिश करें कि आप शेड और वेंटिलेशन से अपने घर को चलाएं, ना कि आप बिजली, पंखों और एयर कंडीशनर से चलाएं। ये रियल लाइफ चेंजेस हैं जो इन द शॉर्ट रन आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इतवार बाजार से ही सामान खरीदते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बल्क में मिलता हो, तो एक दफ़ा जाकर 3 हफ्ते का खरीद लें। लोगों को ये लगता होगा कि इन बातों का शायद इतना मानी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये कहें कि मई में मैंने अपना जो पेट्रोलियम का बिल है वो 20% कम करना है, तो मे बी आप सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही इस्तेमाल करें, ना मोटर बाइक इस्तेमाल करें। एक मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़े। ये एक बहुत बड़ा शौक है। मैं तो सिर्फ ये एक फ्रेमवर्क लोगों के लिए बनाता हूं कि हाउ डू यू सेव योर सेल्फ इन द शॉर्ट रन। हुकूमत को ज़रूर आईएमएफ से बात करनी चाहिए अगर ये तूल पकड़ता है कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें कुछ गुंजाइश पैदा करके अगर नेक्स्ट राउंड अपसाइड यहाँ से ना हो तो ये वक्त गुजर जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। टारगेटेड सब्सिडी तीसरी चीज़ है जो कि ज़रूर करनी चाहिए। यही वो आपके पास साजो सामान या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको इसमें से गुजार सकते हैं। लोगों को अपना तर्ज ज़िंदगी ज़रूर बदलना चाहिए और एक मैसिव सेविंग जो है उसमें करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 10% बिजली की सेविंग और 20% आप अगर सेव कर लें ऑन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दैट विल डू। एक मैं मिसाल देता हूँ, इस वक्त 2 टाइम अगर 3 टाइम गैस आती है, आप 12 से 2 बजे शाम का भी खाना बना लें। अब आई नो कि ये स्टोन एज वाली बात है जो मैं कर रहा हूँ, बट बना लें तो आपकी शाम का जो गैस का बिल है वो शायद बच जाएगा, बिकॉज आपने दोपहर में जो हांडी यूज़ की है उसमें 2 बना लें। What I'm trying to say is कि you have to think very smart on your feet कि आप कैसे इस चीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं। एयर कंडीशनर अगर 25-26 पे रखते थे तो आप 27-28 पे रखते हैं, सो यू आर एटलीस्ट कंफर्टेबल, बट यू नो यू आर नॉट स्पेंडिंग अ होल लॉट। आखिरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, 5 से 11 बजे तक कोई अप्लायंस ना इस्तेमाल करें, इस्त्री ना करें, वॉशिंग मशीन ना करें, मिनिमाइज कर दें। क्यों? क्योंकि वो पीक आवर्स आते हैं और आपका बिल बहुत बढ़ रहा हो। ठीक कह रहे हैं काबिल एहतराम डॉक्टर खान साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सोलर इनकलाब अगर ना होता तो आज हम पाकिस्तानी कितनी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे होते। आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने अब तक कितने अरब डॉलर इस बहरान में सोलर से मुफ्त बिजली पैदा करके कमाए हैं, और आप किस नजर से देखते हैं इस सोलर को डॉक्टर साहब? 25% बिजली तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त सोलर से आ रही है। दिस इज अ गुड रेवोल्यूशन। और मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तानी काफ़ी इनोवेटिव हैं, क्योंकि देवर पुश टू दिस। 50 रुपए यूनिट नहीं खरीदना था तो वो आ गए उन्होंने। और ये भी याद रखिए कि ये ऑन ग्रिड सोलर जो है वो तो आप जैसे बड़े तबकात के लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास घरों पे जगह है, वरना बिहाइंड द मीटर 90% बिजली जो है वो बिहाइंड द मीटर है कि इन्होंने खुद ही अपना मीटर ऑफ ग्रिड लगाया हुआ और उसको चला रहे हैं। इसको अब तब्दील करना है कि आप सोडियम और लिथियम आयन बैटरीज को कैसे सरकार इंसेंटिवाइज करे, जैसे पहले उन्होंने किया था ऑन दी सोलर, सो दैट जो पीक आवर्स हैं उसको भी वो मैनेज कर सकें। यही वो चीज़ें हैं। ईवी इज द नेक्स्ट राउंड जिसमें पाकिस्तान को आप मूव अवे फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, from gas, from fossil fuels करेंगे into cleaner energy but more efficient energy, cheaper energy, and वो energy जो कि off grid वो खुद बना सकें। I think that's Pakistan's future। और इसके अलावा थर कोल इज पाकिस्तान फ्यूचर, पन बिजली इज पाकिस्तान फ्यूचर। गैस ढूंढना
ज़ेरे ज़मीन इज़ पाकिस्तान फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और एट द एंड इवेंचुअली जो बातें उन्होंने कही हैं कि लिटिल स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स हमें खुद भी लेने होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर तो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन खुद चेंज लाने के लिए क्या कर सकते हैं, बट स्टिल कितना चेंज लेकर आए कि इस महंगाई की चक्की में जो पिस रही है आवाम, इससे ज्यादा मजीद क्या स्क्वीज हो सकती है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।